इसराइल का अस्तित्व बम बारूद के बीच हुआ, यह कहने में कोई हर्ज नहीं। इस देश ने जो पीड़ा वर्ल्ड वॉर में सही, वैसी ही पीड़ा आज तक सह रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले यह पीड़ा बेबस होकर सहते और 1948 के बाद लड़कर। डायरेक्ट थ्रेट इसराइल का इस्लाम से रहा ही है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज अरब जगत एक तरफ और मैप में भी जूम इन करके ढूंढना पड़े वैसा इसराइल एक तरफ। इन सब में से अरब के कुछ देशों ने 6 डे वॉर ऑफ एट्रिशन जैसे युद्धों के बाद यह स्वीकार लिया कि जब समूह में ना हरा पाए तो आगे क्या ही हरा पाएंगे। परंतु फिलिस्तीन एक ऐसा देश रहा जिसने लड़ना अंत तक सही समझा, और बेचारे करते भी क्या। जिनके पास बनाने की ताकत नहीं रहती वो बिगाड़ने का ही सोचेंगे। इस बिगाड़ने के खेल में फिलिस्तीन ने कई आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया। ब्लैक सितंबर, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, फतह ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी भारी सपोर्ट मिला है। सपोर्ट, कंडेम, स्विचिंग साइड्स, अपॉर्चुनिज्म के गेम में एक चीज कभी न बदला, और वह था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का कांस्टेंट अटैक और इजराइल का कांस्टेंट विक्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे फतह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने औरों को, खास करके इजराइल को डोमिनेट करने की कोशिश की, और कैसे इजराइल ने फतह को ऐसी चोट दी कि वे रो भी ना पाए। कैसे फतह ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर व लीडर का राइज हुआ, और क्या इजराइल उसे रोकने में कामयाब होगी, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। खलील अल वजीर का जन्म साल 1935 में फिलिस्तीन के रामला शहर में हुआ। उस वक्त फिलिस्तीन पर ब्रिटिश प्रोविंस का राज था। खलील के पिताजी एज ए ग्रोसर काम करते। खलील के लिए साल 1948 खराब साबित होने वाला था। दरअसल 50,000 से 70,000 फिलिस्तीनियंस को लायदा और रामला से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अरब इजरायली वॉर में इजराइल वह 2 जगह जीत चुकी थी। खलील और उसका परिवार बुरेज रेफ्यूजी कैंप में सेटल हुआ, जो गाजा स्ट्रिप के इलाके में था। द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रेफ्यूजी इन द नियरेस्ट ईस्ट, इन शॉर्ट UNRWA से खलील ने अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग की। अपने हाई स्कूल पढ़ाई के दौरान खलील का इन्वॉल्वमेंट फिदाइन के छोटे छोटे ग्रुप से होने लगा। इनका काम था गाजा स्ट्रिप पर तैनात इजरायली मिलिट्री पोस्ट को परेशान करने से लेकर छोटे मोटे क्षति पहुंचाना। साल 1954 खलील अल वजीर का संपर्क यासिर अराफात के साथ हुआ। इनकी यह मुलाकात गाजा स्ट्रिप में हुई। आपको बता दें कि आगे चलकर खलील यासिर अराफात के सबसे भरोसेमंद, या यूं कहे कि राइट हैंडर बने। खैर, 1954 के दौरान खलील इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड के एक्टिव मेंबर बने। आगे चलकर उसे कई दफा जेल की हवा भी खानी पड़ी। इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन इजिप्ट में बैंड था। साल 1956 जेल से छूटने के बाद कायरो में उसने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली। यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, पर ग्रेजुएट न हुए। साल 1957 में एक बार फिर एंटी इजरायली गतिविधि के तहत उसकी धरपकड़ हुई। साल 1959 में वो कुवैत शिफ्ट हुआ, जहां खलील ने टीचर की नौकरी की। यह कुवैत ही वह जगह होने वाली थी जो उसके शैतानी दिमाग को उत्साहित करने वाला था। खलील ने कुवैत में रहने के दौरान अपने मंसूबों को पूरा समय दिया। यहां वे यासिर अराफात के साथ कई दफा फिलिस्तीन के एग्जाइल मेंबर से मिले, और उसके साथ खलील और उनके साथियों ने फतह की स्थापना की। इसके बाद खलील बैरूट पहुंचा, जहां उसका काम था फतह के मंथली मैगजीन फलिस्तूनुना निदा अल हयात, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है आर फिलिस्तीन द कॉल टू लाइफ, की एडिटिंग व राइटिंग संभाला। यह मैगजीन खलील अल वजीर और यासिर अराफात ने जोरों शोरों से नवंबर 1959 को लॉन्च किया। साल 1962 खलील अल्जीरिया सेटल हुआ। वहां उसने फतह के ऑफिसेस खोलने शुरू किए। यहां तक हाई स्किल पर ट्रेनिंग कैंप्स भी रखने शुरू किए। साल 1964 अल्जीरियन फतह डेलीगेशन बीजिंग पहुंची। यहां फतह ने अपने आइडियाज और विजन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर से शेयर किए। बस यहां से फतह और चाइना के रिलेशन एस्टैब्लिश हुए। इसके बाद खलील ने फतह को नॉर्थ कोरिया और वायटकॉन्ग में प्रेजेंट किया। यहां तक
चे गुवेरा को भी मंत्रमुग्ध किया। उनकी गुरिल्ला और हथियार आपूर्ति करने वाले देशों के साथ उनके संपर्क के कारण उन्हें सेनानियों के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का काम सौंपा गया। इसी तरह फतह की आर्म्ड विंग अल असीफा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इस दौरान खलील ने अबू अली इयाद को रिक्रूट किया, जो आगे चलकर उसका डेप्यूटी बना और सीरिया जॉर्डन में अल असीफा के हाई रैंकिंग कमांडर्स में शामिल हुआ। आगे चलकर साल 1965 में खलील अल वजीर ने दमास्कस में फतह की ऑफिस खोली ताकि वे ज्यादा से ज्यादा फायदा फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी का उठा सके। 1967 सिक्स डे वॉर अरब राज्यों के हार के बाद फिलिस्तीनियन गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, साथ ही साथ अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट और फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी ने अपना प्रभुत्व फिलिस्तीनियन नागरिकों के सामने खो दिया। बस इसी के साथ फतह ने पीएलओ को डोमिनेट किया। फतह ने फिलिस्तीन नेशनल काउंसिल की 105 सीट्स में से 33 हासिल की और इसी के साथ खलील अल वजीर का वर्चस्व बढ़ा। साल 1968 बैटल ऑफ करामा, इजराइल के खिलाफ जो युद्ध हुआ, उसमें खलील अल वजीर और सलाह खिलाफ को इंपॉर्टेंट कमांड्स में जगह मिली। आगे चलकर लेबनान सिविल वॉर के दौरान खलील ने कई हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। साल 1975 खलील ने होटल सेवॉय पर अटैक करवाया, जिसमें फतह के मिलिटेंट्स ने घुसकर 8 हॉस्टेजेस को बंधक बनाकर मौत के घाट उतारा और साथ ही साथ 3 इजरायली सोल्जर्स को भी मौत के हवाले किया। मार्च 1978 खलील अल वजीर ने कोस्टल रोड मैसाकर को भी अंजाम दिया, जिसमें फतह मेंबर्स ने एक बस हाईजैक कर 35 इजरायली सिविलियंस को मौत के घाट उतारा। जुलाई 4, 1975 में खलील और उसके फतह टेररिस्ट ने जेरूसलेम के एक स्टोर में जोरदार धमाका किया। इस धमाके में 15 सिविलियंस की मौत हुई। बैक टू बैक अटैक्स ने फतह के खतरनाक मंसूबों को इजराइल के सामने प्रस्तुत किया। खलील अल वजीर इजराइल के लिए उभरते दुश्मन के तौर पर सरकार और मुसाद को चुभने लगा। एक और आतंकी आगाज खलील ने साल 1980 में हेब्रोन अटैक करके की। हेब्रोन दरअसल इजराइल द्वारा ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक की एक जगह है। इस हमले में खलील के आतंकियों ने 3 इजरायली ज्यू, 2 अमेरिकन ज्यू और एक कैनेडियन ज्यू को मौत के घाट उतारा। साथ ही साथ इस अटैक में 20 ज्यू गंभीर रूप से घायल हुए। दर्दनाक बात यह है कि मरने वाले 6 ज्यूज में से 5 सिर्फ 20 और 21 साल के स्टूडेंट्स थे। इन सब मासूमों को बंदूक की नोक पर मारा गया। यह अटैक सिक्स डे वॉर के बाद का सबसे घातक अटैक साबित हुआ। इजराइल ने यह अटैक ज्यू कम्युनिटी पर अटैक माना, लेकिन इस अटैक से ज्यादा घातक मंसूबे लेकर खलील अल वजीर इजराइल के सामने खड़े होने को तैयार था। साल 1982 जब इजराइल ने बेरूट को चारों तरफ से घेरा, तब खलील अल वजीर का मानना था कि पीएलओ को बेरूट से बाहर सेफली निकल लेना चाहिए, लेकिन इस बात का उल्टा हुआ। पीएलओ ने इजराइल डिफेंस फोर्स के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला। इस युद्ध में पीएलओ की बुरी तरह से हार हुई। इस हार को खलील अल वजीर पचा न पाया और इसी के साथ उसने एक खतरनाक फतह का बेस बनाया इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में। साल 1982 में खलील ने कई यूथ को अपने टेरर आउटफिट में लाने का काम किया। इन्हीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इंतिफादा को बढ़ावा दिया। इंतिफादा एक अरेबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है रिवोल्ट। आप सबको बता दें कि फर्स्ट इंतिफादा है क्या। दरअसल यह एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट था जो फिलिस्तीन द्वारा इजराइल ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेरिटरीज में होता था। यह राइट्स हद से ज्यादा घातक होते जा रहे थे, जो एक हिसाब से इजराइल को आए गए दिन नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। इन इंतिफादा ने और भी फिलिस्तीन यूथ को अपने तरफ आकर्षित किया और इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में अपना वर्चस्व जमाने का काम किया। इंतिफादा का पहला चरण गाजा स्ट्रिप के 2 असंबंधित घटनाओं के बढ़ने पर हुआ। पहली घटना इरस चेक पॉइंट पर ट्रैफिक इंसिडेंट थी, जहां पर एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल ने फिलिस्तीन मजदूर के एक समूह को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। इन 4 मजदूरों के जनाजे में तकरीबन 10,000 लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन के लिए तैयार हुए। कैंप्स में अफवाह फैलाई गई कि यह घटना दूसरी घटना के लिए जानबूझकर प्रतिशोध का कार्य था। दरअसल एक इजरायली बिजनेसमैन की चाकू मारकर हत्या 2 दिन पहले गाजा में खरीदारी करते समय उसकी हत्या कर दी गई। इसीलिए ही इजरायली मिलिट्री ने इन 4 मजदूरों को मारा, यह अफवाह फैलाई गई।
अगले दिन गाजा स्ट्रिप में गुजर रही एक इजरायली पेट्रोलिंग कार पर पेट्रोल बम फेंकने के बाद इजरायली फोर्सेस ने गुस्साई भीड़ पर गोला बारूद और आंसू गैस के गोले भी फायरिंग की, जिसमें एक यंग फिलिस्तीनियन की मौत हुई और 16 अन्य फिलिस्तीनियन घायल हुए। हालांकि कुछ ही हफ्तों में खलील के लगातार अनुरोधों के बाद पीएलओ ने विद्रोह को निर्देशित करने का प्रयास किया। आगे खलील अल वजीर को यासिर अराफात ने पीएलओ कमांड के भीतर के क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी। खलील को खतरनाक नॉलेज था इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज के कंडीशंस का। वहां के एक एक गांव, स्कूल, वहां के प्रतिष्ठित परिवार, सबके बारे में खलील की नॉलेज जबरदस्त थी। यहां तक गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में भी उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। उन टेरिटोरी को भी वो फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का काम करता था। एक हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि खलील ने अच्छा खासा वर्चस्व हासिल कर लिया था गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और इजराइल ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज में। खलील ने अपना नाम पीएलओ फतह में भी जबरदस्त बनाया। पीएलओ में यासिर अराफात के बाद सबसे रिलायबल और घातक नाम किसी का हो रहा था तो वो था खलील अल वजीर का। लेकिन यहां समय बदलने वाला था खलील के लिए, और यह बदलाव डेफिनेटली खलील के फेवर में नहीं होने वाला था। फेवर में होता भी कैसे? मोसाद जो शिकंजा कस के बैठा था खलील अल वजीर पर। साल 1988 यह वह समय था जहां मोसाद सुपर एक्टिव था और होना पड़ता भी। म्यूनिक हत्याकांड के बाद विश्व ने मोसाद का अलग ही रूप देखा। फतह अपने बुलंदियों पर जाता दिख रहा था और यह इजराइल के लिए अच्छी खबर न थी। इजराइल के नजरों में खलील फर्स्ट इंतिफादा से चढ़ गया था, परंतु साल 1988 में उसके द्वारा एक और अपराध ने इजराइल को तिलमिला के रख दिया। दरअसल मार्च 1988 में खलील अल वजीर ने इजराइल की एक बस हाईजैक की। इस इंसिडेंट को द मदर बस अटैक से जाना जाता है। इस हाईजैक के साथ खलील के आतंकियों ने उसमें मौजूद 3 इजरायली नागरिकों की निर्ममता से हत्या की। इस इंसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर इत्जाक शामिर ने इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में पीएम इत्जाक शामिर ने खलील अल वजीर की प्रोफाइल बताते यह कहा कि इस आतंकी को उसके अंजाम पहुंचाया जाए। खलील अल वजीर अब एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका था। खलील का खात्मा इतना आसान न था। इत्जाक शामिर ने उसके असैसिनेशन पर वोटिंग करवाई, जो 6-6 to 4 के वोटिंग से असैसिनेशन अप्रूव्ड हुआ। पीएम इत्जाक शामिर चाहते तो यह वोटिंग के बिना ऑर्डर पास कर सकते थे, लेकिन यह एक हाई प्रोफाइल केस था और अपने कैबिनेट के सुझाव बिना वे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। तो बस इस हाई प्रोफाइल केस को हैंडल विद केयर करने पहुंची मोसाद। मोसाद ने इस मिशन का कोड नेम रखा ऑपरेशन इंट्रोडक्टरी लेसन। ताबड़तोड़ मोसाद एक्शन में आ गई। खलील अल वजीर उस वक्त ट्यूनीसिया में रह रहा था। मोसाद के एजेंट्स खलील के नेबरहुड को स्कैन करने में लग गए। आसपास की बीच और एंट्री एग्जिट के प्रोबेबल मैप्स तैयार करने में लग गए मोसाद एजेंट्स। खलील अल वजीर के मूवमेंट्स को ट्रैक करने से लेकर उसके टेलीफोन को ट्रैक करने का काम इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने किया। इस प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में नेवल फ्लोटिला भी मोसाद और इजरायल मिलिट्री इंटेलिजेंस का साथ देने पहुंची। इस पूरे ऑपरेशन को ओवरऑल कमांड करने का काम आईडीएफ डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ यहूद बराक को सौंपा गया। आपको यह बता दें कि आगे चलकर यहूद बराक इजराइल के प्रधानमंत्री भी बने। ट्रैक करने से लेकर फोन टैप, एंट्री एग्जिट और कौन क्या रोल अदा करेगा, ऐसे प्राइमरी प्लान बन चुके थे। अब बारी थी फाइनल सेटअप और एग्जीक्यूशन की। 14 अप्रैल 1988 6 मोसाद एजेंट्स यूरोप से फ्लाइट पकड़ ट्यूनीसिया पहुंचे। उनमें से 3 एजेंट्स ने 2 गाड़ी फॉक्सवैगन ट्रांसपोर्टर और पिजोट 305 कार रेंट पर ली। यह कार बीच से खलील अल वजीर के घर तक एजेंट्स को पहुंचाने में मदद करेगी। बाकी के 3 एजेंट्स का काम था खलील अल वजीर के मूवमेंट्स पर नजर रखने से यह मेक श्योर करना कि खलील ऑपरेशन के वक्त अपने घर पर ही है, यह बात असैसिन टीम तक पहुंचाना। 15 अप्रैल 1988 इजराइल नेवल फ्लोटिला ट्यूनीसिया कोस्टल से 25 मील दूर समुद्र में पोजीशन थी। 5 मिसाइल बोट्स में 33 सेराट मटकल और शेत्तर 13 के कमांडोज थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था बोइंग 707 कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट के साथ। यह इसलिए ताकि ट्यूनीसियन कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर ट्यूनीसियन रडार और एयर कंट्रोल को जैम किया जा सके। और तो और F-15 फाइटर जेट को ट्यूनीसियन कोस्ट को पेट्रोलिंग करने के लिए रखा
ताकि जरूरत पड़ने पर बैकअप प्रोवाइड किया जा सके। सोचिए, इतने सारे एजेंसीज मिलकर बिना किसी क्लैश के, क्योंकि क्लैश अक्सर हो जाता है जब इतने एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, लेकिन क्लैश के बिना दे वर रेडी टू एलिमिनेट देयर एनिमी खलील अल वजीर। 15 अप्रैल की शाम को 7 शैतर 13 कमांडोज को लीड कर रहे याओ गलांत समुद्र में डुबकी मारकर बीच तक पहुंचे, जहां उन्होंने मोसाद के ड्राइवर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया कि वे उन्हें लेने बीच पर पहुंचे। सारे कमांडो समुद्र से बीच तक पहुंचे और उनके साथ वाटरप्रूफ बैग्स में पड़े ड्राई कपड़ों को पहनकर मिशन के लिए सेट हुए। उनमें से कुछ कमांडोज ने विमेन का गेटअप लिया था। शैतर 13 के कमांडोज बीच पर ही रहे और मिशन के बाद इवैक्यूएशन की जिम्मेदारी जो उन्हें सौंपी गई थी उसमें लग गए। वहीं दूसरी तरफ खलील अपने घर मध्यरात्रि पहुंचा। उसके 2 बॉडीगार्ड्स पर मोसाद के 3 एजेंट्स जो पहले से घर के आसपास मौजूद थे, उन्होंने बॉडीगार्ड्स पर निगरानी का काम किया। खलील ने एक कॉल किया जिसमें यह पता चला कि रात 3 बजे की उसकी फ्लाइट है बगदाद के लिए। इस कॉल को मॉनिटर मोसाद कर रही थी। मतलब अब हालत यह थी कि मोसाद को जल्द से जल्द मिशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि समय ना के बराबर था। तुरंत मोसाद के 3 एजेंट्स जिनका काम था बीच से कमांडोज को खलील के घर तक पहुंचाना, वह काम उन्होंने पूरा किया। ऑपरेशन का फाइनल अप्रूवल पाते ही मेजर नाओम लीफ जो सैरट मटकल को लीड कर रहे थे, वो और उनकी टीम एक्शन में आई। नाओम लीफ और उनके साथ का कमांडो दोनों जो विमेन गेटअप में थे, उन्होंने होटल का रास्ता पूछने के बहाने उनके पहले बॉडीगार्ड को उलझाकर गोली मारकर आगे बढ़े। बस इसी के साथ कमांडोज ने खलील के पूरे घर को चारों तरफ से घेरा और कुछ कमांडोज घर का दरवाजा तोड़ अंदर पहुंचे। घर के बेसमेंट में घुसते ही खलील के सेकंड बॉडीगार्ड को भी न्यूट्रलाइज किया। उधर मौजूद फैमिली गार्डनर को भी कमांडोज ने मार गिराया। बेसमेंट के बाद कमांडोज ऊपर के फ्लोर जहां खलील मौजूद था वहां पहुंचे। खलील के कमरे का दरवाजा तोड़ते कमांडोज के सामने उनके देश का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन उनके सामने था। कमांडोज के सामने वह नीच व्यक्ति था जिसने कई इजरायलीज को मौत के घाट उतारा। तो बस अपने दुश्मन पर 52 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट सैरट मटकल ने उतारा। पहले बॉडीगार्ड को मारने से खलील अल वजीर को मारने में सैरट मटकल ने 5 मिनट से भी कम का समय लिया। कुछ वाक्यों के अनुसार खलील को उसके पत्नी और बच्चे निडाल के सामने मारा। खैर, खलील अल वजीर को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद मोसाद की टीम ने कमांडोज को बीच पहुंचाया और बीच से सक्सेसफुली शैतर 13 के कमांडोज ने सबको इवैक्यूएट किया। और इस तरह से सबके साथ सारे एजेंसीज के मिलजुल के काम करने से फतह का मसीहा, इजराइल का दुश्मन खलील अल वजीर मौत के आगोश में जा पहुंचा। असैसिनेशन के अगले दिन जबरदस्त राइट ब्रेकआउट हुआ जो एक्सपेक्टेड था। खलील अल वजीर की अचानक से मौत यह अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर थी। जगह जगह में दंगे हुए फिलिस्तीनियंस द्वारा, जिसके जवाब में कई फिलिस्तीनियंस की मौत भी हुई। खलील अल वजीर को दमास्कस में स्थित यारमूक रेफ्यूजी कैंप में 21 अप्रैल 1988 में दफनाया गया। खलील के अंतिम यात्रा को एक जुलूस की तरह निकाला गया और इसे लीड कर रहे थे यासिर अराफात। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने खलील अल वजीर के असैसिनेशन को एक्ट ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन तक कह डाला, पर इससे इजराइल को कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि उन्हें जो करना था वो वे कर चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी थी इजराइल के इंटेलिजेंस आउटफिट की। वह कहानी जिसमें वापस से यह साबित कर दिया कि इजराइल अगर एक बार ठान ले तो वो करके दिखाती है, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट इज। आतंक के खिलाफ उनकी यह लड़ाई बहुत कुछ सिखाती है उन देशों को भी जो आतंक से पीड़ित हैं। खलील अल वजीर जैसे बड़े लीडर की मौत यह भी दिखाती है कि इजराइल के सामने पावरफुल व्यक्ति भी पावरलेस है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।